आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? यस सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून। तो बेटा आज अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही लेक्चर 5th की बात करेंगे। वो जो अपना कल चल रहा था स्पेशल केसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन के अपन स्पेशल केसेस की बात करेंगे। विद्युत अपघटन, ठीक है। आप ध्यान दें। हाँ गुड आफ्टरनून सभी स्टूडेंट्स को बेटा। गुड आफ्टरनून सर। ज्वाइन हो रहे हैं अभी बच्चे। तो इसमें जो अपना 3rd नंबर केस चल रहा था अपना स्पेशल केस में, उसको मैंने नाम दिया था सेल्फ इलेक्ट्रो। अपन बोल रहे थे स्वतः इलेक्ट्रो। तो इसमें क्या होता है, इसमें पुराने रूल काम में नहीं आएंगे। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। कैथोड नेगेटिव होता है। रिडक्शन में हमेशा क्या होगा, जो मेटल आयन होगा M+X वो इलेक्ट्रॉन गेन करके M में बदलेगा। और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण होगा और ये क्या होगा, M से M+X में बदल जाएगा। ये इसके अंदर क्या है, आप इसको ये मान लो कि ये फिक्स्ड है। ये केस कब बनेगा, स्वतः इलेक्ट्रोड का मीनिंग क्या होगा वो देखें। जैसे पहला ये बोलता है कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। अब क्या है इसमें खास बात क्या है, जो विलयन है सॉल्यूशन है उसमें मेटल धातु कौन सी है, कॉपर है। और इलेक्ट्रोड भी किसका है, कॉपर का। तो ऐसे केस को अपन क्या बोलेंगे, स्वतः इलेक्ट्रोड। स्वतः एक्टिव इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा बेटा, ध्यान देना। कैथोड पे अपचयन होगा, तो कैथोड पे तो कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन से वापस क्या बन जाएगा, कॉपर, ठीक है। कैथोड पे कॉपर होगा और एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो खुद किस में बदल जाएगा, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाली रिएक्शन होगी, मतलब ये रिएक्शन होगी। इसमें कोई पुराना नियम नहीं लगेगा, कोई सीरीज नहीं देखनी। और देखो बेटा दूसरा एग्जांपल देखो, अगर आपको दे रखा है AgNO3 aqueous using सिल्वर इलेक्ट्रोड। अगर आपको सिल्वर इलेक्ट्रोड दे रखा है, अब आप क्या करोगे बेटा, कैथोड पे तो रिडक्शन करोगे। रिडक्शन किसका होगा, मेटल आयन का। Ag+ किस में बदल जाएगा, Ag में। और एनोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और जो Ag है वो खुद वापस किस में बदल जाएगा, Ag+, ठीक है। तो बेटा आप ध्यान देना, देखो इसमें क्या होता है, जैसे अपन बात करें इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। ये मैंने कंटेनर लिया, यहाँ पर इस तरीके से
ये बैटरी लगा रखी है, ये प्लस था, ये माइनस था, ये बैटरी। इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये कैथोड है आपके पास नेगेटिव, इधर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपके पास क्या होगा एनोड। अब देखो ये भी कॉपर का है और ये भी कॉपर का है। होता क्या है रिएक्शन के अंदर, आप ध्यान देना, सॉल्यूशन के अंदर क्या है, कॉपर +2 है एंड SO4 -2। तो कैथोड पे तो क्या होता है, कॉपर +2 कॉपर में डिपॉजिट होता है, तो बेटा ये कॉपर +2 यहाँ जाएगा, तो इस कॉपर इलेक्ट्रोड पे और डिपॉजिट होता जाएगा, और डिपॉजिट होता जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ क्या होगा, एनोड पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण होता है, तो जो कॉपर है वो किस में बदल जाएगा, कॉपर +2 में। तो यहाँ का कॉपर इसमें बदल के ये गलता जाता है, धीरे धीरे इसका साइज क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है, छोटा साइज होता जाता है, रिमेनिंग गल जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। तो कॉपर किस में बदल जाएगा बेटा, कॉपर +2 में बदल जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि इससे एक कंक्लूजन निकलता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द कंसंट्रेशन of solution remains constant। इसमें क्या होता है, विद्युत अपघटन में, विद्युत अपघटन में विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता नियत बनी रहती है, तो बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे 0.1 MCuSO4 था, 2 घंटे तक अपन ने इलेक्ट्रोलाइसिस किया, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद भी जो इसकी कंसंट्रेशन आएगी ना, जब दोनों इलेक्ट्रोड किसके लेंगे, कॉपर के, तो बेटा इसका रिजल्ट अपन न्यूमेरिकल में करेंगे भी, तो नई कंसंट्रेशन भी क्या आएगी, नई कंसंट्रेशन भी कितनी आएगी, इसकी सेम ही बनी रहेगी। क्यों है रीजन, इस डायग्राम में देखो, तो जितना कॉपर +2, जितना कॉपर +2 यहाँ से डिपोजिट हो रहा है, उतना ही कैथोड पे जितना जमा होगा, उतना ही कॉपर एनोड से सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो अगर रिएक्शन से पहले 10 ग्राम कॉपर +2 था सॉल्यूशन में, तो रिएक्शन के बाद भी, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस चाहे आप 10 घंटे तक चलाएं, 20 घंटे तक चलाएं, तो भी कॉपर +2 की जो सांद्रता है, जो ग्राम मात्रा है, मोल मात्रा है, वो क्या बनी रहेगी, सेम बनी रहेगी। तो ये है बेटा, ये है मैंने आपको जैसा कल बोला था, आप ध्यान देना बेटा, ये आपका एनसीईआरटी 12th में भी गिवन है, और नो डाउट अगर कोई बात एनसीईआरटी के अंदर है, ठीक है, और क्वेश्चन की फॉर्म में है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप ध्यान दें, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ठीक है। ये तो था अपने पास इलेक्ट्रोलाइसिस के, अपन ने स्पेशल केस पढ़े। अब अपन आगे बात करते हैं बेटा, आगे फिर ये आएगा विद्युत अपघटन के, इसको बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। मैं हेडिंग को हिंदी में भी लिख देता हूँ, फैराडे के विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन के नियम। देखो विद्युत अपघटन के क्या नियम होते हैं, इसमें बोलते हैं फर्स्ट लॉ, सबसे पहले आता है फर्स्ट लॉ। क्या होता है फर्स्ट लॉ, पहले इंग्लिश में लिख देते हैं। तो द ग्राम क्वांटिटी deposited or liberated on any electrode is directly proportional to charge supplied। ये इंग्लिश में, ठीक है। फर्स्ट लॉ
अगर हिंदी में लिखना हो तो किसी भी इलेक्ट्रोड पर जमा या मुक्त हुई ग्राम मात्रा दिए गए आवेश के समानुपाती हो। दिए गए आवेश के समानुपाती होती है। बेटा अभी आपको समझ में आ जाएगा रूल क्या है, बहुत आसान सा है। देखो अपन ने इस तरीके से एक विद्युत अपघटनी सेल लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया, ठीक है। ये अपने पास ये प्लस था, ये माइनस था, ये कैथोड था, ये एनोड था। मान लो यहाँ पर एक्वस NaCl, ठीक है। या अपन ये ले लें कि CuSO4। तो बेटा कॉपर अपन जो देखेंगे, कॉपर +2 ये तो यहाँ पर डिपॉजिट होने लगेगा, कॉपर +2 ये डिपॉजिट होगा, ये तो यहाँ पर कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन से कॉपर सॉलिड में, यहाँ से क्या है जल जाएगा यहाँ पर और एनोड पे ऑक्सीकरण होगा और कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन गैस निकलेगी। तो बेटा ये वो केस ले लिया कि भाई हाँ जमा भी हो सकता है, मेरे जो यहाँ जमा होने का और मुक्त होने का जो मतलब है, जमा तो क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, और मुक्त क्या हो जाएगा, कोई गैस मुक्त होगी। तो वो कह रहा है कि इस तरीके से जो भी आपके पास ग्राम मात्रा आएगी, m आएगा, वो समानुपाती क्या होगा, आवेश के समानुपाती होगा। आवेश Q लिखा हुआ है, Q के समानुपाती, इसको सही कर देता हूँ, आवेश के समानुपाती, Q के समानुपाती होगा। बेटा रूल ये होता है, फिर अपन इसको यूं लिख देते हैं, m समानुपाती, एक पहले इक्वल टू का साइन लगा दें अगर अपन, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ZQ आ जाएगा, ZQ, ठीक। इसी को अपन ऐसा बोल सकते हैं, m इज इक्वल टू ZIT बोल सकते हैं। अभी अपन सारी चीजें देखेंगे क्या क्या होता है। Z की जगह आप लिख सकते हो E/965, ये लिख सकते हो आप 965 खत्म ही कर देता हूँ, एक मिनट लिख देते हैं अपन 96500। तो ये अब आपके पास थर्ड नंबर आ गया, सॉरी IT। तो बेटा आप ध्यान दो, m हम आपके पास हमेशा किस में होगा, ग्राम में होगा, I हमेशा किस में होगा, एम्पियर में होगा, T हमेशा आपके पास किस में होगा, सेकंड में होगा, Q अगर हुआ तो कूलम में होगा, m हमेशा किस में होगा, ग्राम। तो बेटा आपको यहाँ पर ये सारी बातें पता होनी चाहिए। नियम कितना आसान सा है वो आप ध्यान दो। ये कहता है कि जो ग्राम मात्रा या तो मुक्त होगी या जमा होगी, ये जितना ऊपर से बैटरी से जितना अपन चार्ज देंगे, आवेश देंगे, उसके समानुपाती होगा। आपको पता है समानुपाती, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इक्वल टू लेंगे, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे, तो क्या एक नया Z लगा दिया। Z को क्या बोलते हैं अभी मैं बताऊंगा, E को भी क्या बोलते हैं अभी मैं बताऊंगा। पहले इनकी यूनिट पे ध्यान दो, M आपके पास हमेशा किस में होगा, ग्राम में, Q किस में होगा, कूलम में, I एम्पियर में होगा और T किस में होगा, सेकंड में। अब अपन देखते हैं कि Z को आखिर बोलते क्या है। Z को इंग्लिश में बोलते हैं अपन इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ये बोलते हैं उसको विद्युत रासायनिक तुल्यांक। और Z की वैल्यू होती है E/96500, ठीक है। तो अब यहाँ पर आती है बात, E को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट, इसको बोलते हैं अपन तुल्यांकी भार,
इसको अपन तुल्यांकी करेंगे। देखो जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है। न्यूमेरिकल्स को तो इसकी जगह भी अपन और आसान तरीके से करेंगे, ठीक है। अभी तो ये है कि आपको नियम पता होना चाहिए, m इज इक्वल टू जेड क्यू, ठीक है। तो अगर वैसे ये पूछता नहीं है पर कुछ बुक्स में क्वेश्चन होता है कि m और q के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ये आएगा और इसका जो स्लोप आ जाएगा, क्योंकि m इज इक्वल टू क्या होता है जेड क्यू, तो स्लोप किसके इक्वल आ जाएगा, जेड के इक्वल। इस ग्राफ का जो ढाल आता है वो जेड के इक्वल आता है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आता है इसका सेकंड लॉ, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे आता है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में क्या आता है, व्हेन टू और मोर देन टू electrolytic cells are arranged in series, then the ratio of gram quantity equivalent weight on each electrode will be equal, it's identical. अब इसी बात को क्या है अपन हिंदी में लिख देते हैं बेटा, ठीक है। तो क्या होता है, जब दो या दो से अधिक विद्युत अपघटनी सेल को श्रेणी क्रम में जमाया जाता है, प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर ग्राम मात्रा व तुल्यांकी भार W का अनुपात समान होता है, ठीक है। तो बेटा देखो अभी आपको आ जाएगी बात समझ में क्या होता है, इसको डायग्राम से समझाते हैं। ये एक लिया, ये दो लिया, ये तीन लिया, ठीक है। यहाँ पर ये सभी में दो दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक कैथोड एक एनोड, ठीक है। इसको बोलते हैं सीरीज क्रम, सीरीज में जोड़ना, ये प्लस है ये माइनस है, ये बैटरी लगा दी, ये आपस में जोड़ दी, ये आपस में जोड़ दी, सभी में सॉल्यूशन भी भरा हुआ, सभी में एक्वस सॉल्यूशन भरा हुआ, सभी में एक्वस सॉल्यूशन भरा हुआ। मान लो इस इलेक्ट्रोड को अपन बोल रहे थे ए, इसको बी बोल रहे थे, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ। तो ये रूल क्या है बेटा, इस तरीके से आप ध्यान देना, ठीक। इस तरीके से जब क्या है अरेंजमेंट होगा, इसको श्रेणी क्रम का अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो ए की ग्राम क्वांटिटी और इसके तुल्यांकी भार का अनुपात होगा, बी की ग्राम क्वांटिटी और इसके तुल्यांकी भार का अनुपात होगा, सी की ग्राम क्वांटिटी और इसके सी की ग्राम क्वांटिटी
C की ग्राम क्वांटिटी और इसका तुल्यांकी भार, D की ग्राम क्वांटिटी और इसका तुल्यांकी भार, बेटा ये और ऐसे ही आगे, ठीक है। ये सारी वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल होंगी। देखो न्यूमेरिकल कैसे करना है वो एक अलग अप्रोच होगी। अभी मैं आपको समझाता हूँ नियम क्या है, लिखा हुआ क्या था कि दो या दो से ज्यादा, 2 और मोर देन 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल अगर श्रेणी क्रम में अरेंज है, सीरीज में अरेंज है, तो क्या होगा, जो ग्राम क्वांटिटी और तुल्यांकी भार का अनुपात, जो इनका रेशियो आएगा, वो किसी भी इलेक्ट्रोड पे, ये रेशियो है जो, वो किसी भी इलेक्ट्रोड पे, तो वो हमेशा क्या आएगा, समान है। तो बेटा दो नियम अपन ने पढ़ लिए। दो नियम से कोई न्यूमेरिकल करने के लिए, अब न्यूमेरिकल के लिए अपन एक अलग थ्योरी लगाएंगे। आप देखना न्यूमेरिकल के लिए क्या लगाना है आपको। न्यूमेरिकल्स अपन बात करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो बेटा इसके लिए क्या है, आपको मैं बताता हूँ क्या कंसेप्ट लगाओगे। आप क्या करोगे, जिन दो की बात है ना, ग्राम तुल्यांक, अब मैं ये आपको बता चुका हूँ, ग्राम इक्विवेलेंट A इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट B, ये फॉर्मूला लगा लेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट B। जिन दो की बात कर रहा है उन दो के ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला एक तो ये आएगा आपके पास, ठीक है। अब ग्राम इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बता रखा है, ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है, ठीक है। एक फॉर्मूला आपके पास आता है मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर आता है, एक फॉर्मूला आता है आपके पास N इंटू VML अपॉन 1000। हालांकि मैं सही मायनों में बात करूं तो अभी जो इस चैप्टर में है, आपको जो जरूरत पड़ेगी वो इन दो से ही काम चल जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर, ठीक है। अभी कैसे बेटा, अभी आपको समझ में आ जाएगा फॉर्मूला कैसे लगाना है। 2 नंबर फॉर्मूला ये लेते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, ये आपके पास आएगा, ये आएगा आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट, जिसकी बात कर रहा है इक्वल टू फैराडे, ग्राम इक्विवेलेंट और फैराडे इक्वल कर दो। अब बेटा वापस देखो, ग्राम इक्विवेलेंट का तो ये फॉर्मूला, दो फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट और एक मोल्स इनटू वैलेंस फैक्टर, केवल दो फॉर्मूले से काम हो जाएगा। अगर अपन बात करें फैराडे, तो फैराडे का फॉर्मूला देखो बेटा, ये थोड़ी सी फिजिक्स इतना आएगा, एक तो क्यू की जगह आप क्या लिख सकते हो, IT अपॉन 96500। तो एक तरीके से इसके भी दो फॉर्मूले हो गए। तो ये फॉर्मूले यूज में लेके अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे, पर अपन एक बार इसकी भूमिका बना रहे हैं बेटा, इसकी एक भूमिका बना रहे हैं, तो आप ध्यान देना। अपन सबसे पहले क्या करेंगे, तुल्यांकी भार निकालना सीखते हैं, ठीक है। 3rd नंबर, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तुल्यांकी भार क्या होगा, तुल्यांकी भार। तो बेटा आप ध्यान दो, ये सारी बात रिएक्शन पे डिपेंड करेगी। जैसे मान लो सोडियम प्लस से सोडियम बन रहा है, तो सोडियम का तुल्यांकी भार क्या होगा बेटा, +1 से कितना आ रहा है, 0, एक का परिवर्तन है, ये अपन ने रिडॉक्स में पढ़ा था बेटा, ये रिडॉक्स में पढ़ा था अपन ने, ठीक है। तो कितने का, एक का परिवर्तन है। अब बेटा ये सब दे रखा होगा, नहीं तो भी मैंने आपको कई चैप्टर में याद कराया है, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का कितना होता है 24, एल्यूमिनियम का 27, कैल्शियम का 40 होता है, और याद करोगे तो सिल्वर का 108 होता है, ठीक है। ये जरूरत नहीं है सिल्वर का याद करने की, या फिर आप और याद करना चाहो तो जैसे कॉपर का याद करोगे तो कितना होता है, 63.5 होता है, मैग्नीज का 55 होता है एटॉमिक वेट, आयरन का 56 होता है, ठीक है, जिंक का 70 होता है। बेटा ये सारा आप याद चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। हाँ 20 तक मैंने आपको अलग तरीके से याद करवाया हुआ है, वो आप देख लेना। तो ये आ जाएगा 23 एटॉमिक वेट, बेटा ये तो सोडियम का एटॉमिक वेट आ गया 23, कितने का परिवर्तन है, एक का, तो यहाँ कितना आ जाएगा, एक,
अब मान लो किसी रिएक्शन में आपको जरूरत पड़ी, ठीक है, किसी रिएक्शन में ये जरूरत पड़ी आपको, ये जरूरत पड़ी कॉपर +2, ठीक है, आपको जरूरत पड़ी कॉपर +2, कॉपर +2 से कॉपर, ई कॉपर कितना लिखोगे बेटा, +2 से कितना आ रहा है 0, कितने का, मतलब इधर देखना है परिवर्तन, इधर देखो तो यूं, जिसका लेना है ना वहां से परिवर्तन, इसकी डायरेक्शन सही करो, देखो ये, तो ये परिवर्तन लोगे तो ये कितना आ जाएगा 63.5 अपॉन, बेटा आप सभी बताओ मेरे को, ये तुल्यांक की बाहर निकालना आपको आ रहा है समझ में? Yes, sir. अब देखो अगर मान लो ये दे रखा है आपको एल्यूमिनियम +3 से एल्यूमिनियम बन रहा है, ठीक है, तो 0 से +3 इस डायरेक्शन में देखो, तो ई एल्यूमिनियम निकालना है ना आपको, तो 23 अपॉन कितना आ जाएगा, 27 अपॉन कितना आ जाएगा 3, आपको आ रही है मेरी बात समझ? और देखो बेटा अगर आपको ये दे रखा है, ठीक है, H2O से O2, ठीक है, तो बेटा O2 का तुल्यांक की बाहर निकालना है, O2 का, तो O2 का 0 से कितना हो रहा है -2, बेटा कितने का चेंज है 2 का, लेकिन आप बताओ 2 का चेंज है, इसमें कंपाउंड में ऑक्सीजन कितनी है 2, तो टोटल चेंज कितने का आ जाएगा बेटा, यहाँ 4 क्यों किया, आपको आ गई मेरी बात समझ में? Yes, sir. Yes. तो ये आ जाएगा 32/4, ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और विद्युत अपघटन में हमेशा ही इतना आता है ऑक्सीजन का भाई, लेकिन H2O विद्युत अपघटन में हो सकता है H2 में बदल जाए, तो 0 से यहाँ +1 आ रहा है, 1 का परिवर्तन, H2 निकालेंगे तो बेटा ये कितना आ जाएगा, H2 का आप ध्यान दो बेटा, H2 का, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, तो 2 का 2 हो गया, 2/1 × 2, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, समझ रहे हैं मेरी बात? मान लो ऐसा लिखा हुआ है कि Cl- से Cl2 में बदल रहा है, तो ECl2 निकालना है आपको, ECl2, तो 0 से -1 1 का परिवर्तन है, लेकिन कंपाउंड में कितनी क्लोरीन है 2, तो 2 के लिए 2 का परिवर्तन, क्लोरीन का भार होता है 35.5, तो 2 क्लोरीन का 71 आ गया अपॉन 2, तो बेटा ये आ जाएगा, ऐसा भी जरूरत पड़ती है, हालांकि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, पर देखो जैसे MnO2, ठीक है, इससे बदला Mn+2 में, ठीक है, तो ई अपने को मान लो MnO2 की जरूरत पड़ेगी, तो जिसकी जरूरत है ना, जिसके बारे में दे रखा है, तो ये कितना +4 से कितना हो रहा है बेटा +2, कितने का परिवर्तन है 2 का, तो इसका जो भी अणुभार आएगा बटे में कितने का भाग लगा दोगे 2 का, आपको आ रही है मेरी बात समझ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो बेटा तुल्यांक की बाहर निकालना बिल्कुल आसान से है, और जो नीचे ये आते हैं ना, जितने भी ये 4 आ रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, बैलेंस फैक्टर हो जाएगा, नीचे जिसका भाग लगाते हैं उसको मैंने क्या नाम दिया था, बैलेंस फैक्टर नाम दिया था, तो बेटा अभी है ना, अभी तो सिर्फ भूमिका बन रही है इनकी, ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या लगाना है अभी आपको समझ में आ जाएगी, टाइप ए और टाइप बी करके न्यूमेरिकल कराऊंगा, दोनों टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि सर क्या कहना चाहे, ठीक है आगे। सर हाँ सर जो वाटर वाला बताए थे उसको एक बार बताओ ना, हाँ, ये वाला इसमें हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन का 0 से कितना हो रहा है बेटा +1 हो रहा है, 0 से +1 कितने का चेंज है बेटा 1 का, लेकिन यहाँ पर इस वाले में हाइड्रोजन कितनी है 2, तो 2 के लिए कितने का चेंज हो जाएगा 2 का, ठीक है। और ऊपर वाला भी बता दो ना सर एक बार। ऑक्सीजन में देखो ऑक्सीडेशन नंबर कितना था 0, 0 से कितना हो रहा है -2, ठीक है, 0 से -2 हो रहा है, तो 2 का चेंज है, लेकिन इस 2 कंपाउंड into में कितनी 2 × 2 4 हो गया, हाँ, ठीक है। थैंक यू। हाँ, पढ़ते हैं बेटा आगे बताता हूँ। देखो एक एक पॉइंट पे छोटी छोटी सारी बातों पे आना पड़ेगा आपको, और सुनना मेरी बात ध्यान से। देखो इसके बाद आपके पास आता है कि आपको जो पता होना चाहिए, ठीक है,
ये पता होना चाहिए, ये 2 3 4 नंबर। ठीक है, देखो क्या होता है कि जो करंट एफिशिएंसी होती है, करंट एफिशिएंसी वही क्या होगी, चार्ज एफिशिएंसी। जो क्या होगा, धारा क्षमता होगी, धारा क्षमता और आवेश क्षमता समान होगी, क्योंकि अपने को पता है Q समानुपाती क्या होता है, I होता है। इसके बाद देखो अपने को एक ये भी पता होना चाहिए गैसेस के लिए, फॉर गैसेस, ये केवल गैसेस के लिए होता है, फॉर गैसेस, गैसेस के लिए, और वो भी किस पे, एसटीपी या एनटीपी पर। तो बेटा वहां पर जब मोल का फॉर्मूला आता है, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। बेटा ये एक फॉर्मूला और आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये आपको पता होना चाहिए, केवल गैसेस के लिए होता है, और या तो क्वेश्चन में एसटीपी दे रखा हो या एनटीपी दे रखा हो। अब अपन बेसिकली क्या है, क्वेश्चंस पे आते हैं, उसी से आपको समझ में आएगी बात, कि मैंने इतनी लंबी चौड़ी जो बातें बोली हैं वो बिना क्वेश्चन के तो नहीं आएंगी समझ। अब क्वेश्चन 1 देखो, ठीक है। ये कहता है एक्वस CuSO4, ठीक है, 4 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 20 मिनट, ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। ये दे रखा है इसमें, कॉपर का भार दे रखा है 63.5। देखो इसने प्रश्न क्या पूछा, एक्वस जलीय CuSO4 में 4 एम्पियर की धारा 20 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, तो जमा कॉपर और इसकी ग्राम मात्रा कितनी होगी। ठीक है, देखो अब ये क्वेश्चन है ना आपकी स्क्रीन पे, देखो पूरा दिखना चाहिए। आप ये देखो ये क्वेश्चन पूरा दिख रहा है आपको। अब देखो जो मैंने तरीका बताया ना उससे आप देखना सॉल्यूशन, मैं सीरियसली बता रहा हूँ ये मेथड दी बेस्ट है। इसके अलावा आपने 12th में कुछ और सीखा है, क्या सीखा है, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप क्या करो, किसके जमा होने की बात कर रहा है, कॉपर की, कॉपर के अलावा किसी कोई और की बात नहीं कर रहा है ना। तो मैंने क्या किया, ग्राम तुल्यांक मैं बताता हूँ, मैंने क्या किया, जो ग्राम तुल्यांक किसके, कॉपर के इक्वल टू फैराडे कर दिया। बेटा ये फॉर्मूला लगा दिया, सबसे पहले आप ध्यान देना, पूरा स्टेप पे ध्यान देना। ग्राम तुल्यांक बराबर मैंने फैराडे कर दिया। अब मैंने कहा कि ग्राम तुल्यांक के जो फॉर्मूले, ग्राम तुल्यांक के फॉर्मूले, एक तो फॉर्मूला था ग्राम बटे में तुल्यांक की बार, एक फॉर्मूला था मोल इनटू बैलेंस फैक्टर। दो फॉर्मूले थे मुझे, क्योंकि यहाँ कॉपर की ग्राम मात्रा निकालनी है तो मैंने फॉर्मूला नंबर 1 लगा दिया, ग्राम बटे में तुल्यांक की बार। फिर मैंने कहा फैराडे के दो फॉर्मूले थे मेरे पास, एक तो Q अपॉन 96500 था, एक फैराडे का फॉर्मूला था, फैराडे का ये फॉर्मूला भी होता है IT अपॉन 96500। ठीक है, अब बेटा क्योंकि इसने करंट और टाइम दोनों दे रखा है तो मैंने यहाँ फॉर्मूला क्या लगा दिया, IT अपॉन 96500। आप देखो बेटा फॉर्मूला आ रहा है आपको समझ में, फॉर्मूले का सिलेक्शन क्या किया, आप समझ गए मेरी बात, देखो ध्यान से, Yes, sir. ठीक है। तो ग्राम मात्रा तो x हो गई, तुल्यांक की बार, बेटा तुल्यांक की बार कॉपर, क्योंकि मुझे पता है कॉपर +2 से कॉपर में बदलेगा,
तो इसका जो तुल्यांकी भार का ये फॉर्मूला, बेटा तुल्यांकी भार का फॉर्मूला होता है अणु भार बटे में वैलेंस फैक्टर। अणु भार आ गया 63.5, वैलेंस फैक्टर 2, तो यहाँ 63.5 बटे में 2 रख दिया। आई का मान 4 एम्पियर की धारा है। अब बेटा टाइम मुझे सेकंड में लेना है, लेकिन इसने 20 मिनट दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, 20 बोलो into 60 60 से मल्टीप्लाई। हाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा अपॉन 96500। अब बेटा कुछ भी नहीं करना, अब इसकी गुणा भागी तो करनी है। ठीक है, अभी धीरे धीरे आपको ये सब भी नहीं लिखना पड़ेगा जो साइड में लिखा है, मतलब 2 स्टेप में ही या 1 स्टेप में ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बिल्कुल आसान तरीके से। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? ठीक है, एक और करेंगे क्वेश्चन, तो काफी करेंगे इस पे अपन। और देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ठीक है, ये कहता है एक्वस NaCl। ठीक है, ये कहता है 965 कूलम, इसको सही कर देते हैं। ये कहता है कि 965 कूलम, 965 कूलम charge is passed and current efficiency equal to 60%। ये कहता है मोल ऑफ Cl2 गैस क्या होंगे एंड वॉल्यूम ऑफ Cl2 गैस एट STP। तो इसी क्वेश्चन को हिंदी में लिखते हैं। तो एक्वस NaCl 965 कूलम आवेश प्रोवाइड किया जाता है धारा क्षमता बराबर 60%। तो Cl2 की मोल मात्रा दूसरा पूछा है Cl2 गैस का STP या NTP पर आयतन कितना। ये बेटा इसने क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं ये देखो आपकी इस पे है ना स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। इसका सॉल्यूशन बेटा ध्यान देना, मैंने कहा इसके सॉल्यूशन में कि किसकी बात कर रहा है, आप ध्यान दो, क्लोरीन गैस की बात कर रहा है। ठीक है, आप चाहे इंग्लिश में देख लो तो ये क्या बोल रहा है, मोल ऑफ Cl2, क्लोरीन गैस की बात कर रहा है। तो मैंने ग्राम इक्विवेलेंट Cl2 ले लिया और यहाँ ले लिया फैराडे। ठीक है, अब मुझे पता है कि ग्राम इक्विवेलेंट का, बेटा आप खुद सोचो कौन सा फॉर्मूला सुटेबल रहेगा, क्योंकि इसने कौन सी मात्रा पूछी है, मोल मात्रा पूछी है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला, पहला वाला मोल इनटू वैलेंस मोल फैक्टर। into balance factor। अच्छा, फैराडे में भी आवेश दे रखा है, तो Q अपॉन 96500 ये फॉर्मूला लगा देता हूं। तो क्या है कि ये फॉर्मूला लगा दिया Q अपॉन 96500। अब बेटा एक बात ध्यान से देखना, मोल तो X आ गए। अब वैलेंस फैक्टर, तो बेटा आपको पता है Cl माइनस से Cl2 बनेगा, तो 0 से किस में परिवर्तन हो रहा है, -1 में। 0 से -1, तो Cl2 का वैलेंस फैक्टर कितना आ जाएगा, देखो 1 का परिवर्तन, लेकिन 2 क्लोरीन है, तो वैलेंस फैक्टर 2 आ गया, ये 2 आ गया। क्यों, ठीक है, अभी वापस रिपीट करूंगा कि ये 2 क्यों आया और क्यों, पहले आप पूरी बात समझ लें। तो अपन वायर से कोई करंट भेज रहे हैं 100 एम्पियर की, सुनना आप मेरी बात, 100 एम्पियर की करंट भेज, लेकिन उस वायर में कुछ गड़बड़ है, तो अपन ये कह रहे हैं उस वायर की एफिशिएंसी मान लो 40% ही है, तो वास्तव में जो करंट जाएगी वो 100 का 40% मतलब कितने एम्पियर पहुंचेगी, 40 एम्पियर ही पहुंचेगी। बोलो बेटा। हाँ सर। तो इसका मतलब जितना चार्ज अपन सप्लाई कर रहे थे, ये चार्ज तो मैं सप्लाई कर रहा था,
लेकिन इसने क्या बोला, धारा क्षमता, और यही मैंने बोला था, धारा क्षमता और आवेश क्षमता समान होती है। जो करंट एफिशिएंसी होगी, ये करंट एफिशिएंसी या चार्ज एफिशिएंसी सेम होगी। तो ये कहने का मतलब ये होगा कि पूरी की पूरी धारा नहीं पहुंच रही है, धारा का कितना भाग पहुंच रहा है, 60%। तो ये 60/100 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 96500। बस बेटा इसको सॉल्व करने की देर है, और इसमें तो कैंसिल आउट भी हो जाएंगे, तो इजीली आपके पास मोल मात्रा आ जाएगी। बेटा समझ गए मेरी बात? वापस मैं बताता हूँ, किसी भी क्वेश्चन में, बेटा आप सुनना मेरी बात ध्यान से, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ये दे रखा है, जिसकी बात कर रहा है, क्लोरीन की बात कर रहा है, तो उसके क्लोरीन ले लो, ठीक है, और किसी और की बात नहीं कर रहा तो फैराडे ले लो, फैराडे का जो फॉर्मूला है वो ले लिया क्यू, क्योंकि अगर समय और करंट दोनों दे रखा होता तो IT/96500 ले लेता, पर यहाँ ये फॉर्मूला ले लिया मैंने। अब बेटा वैलेंस फैक्टर की बात करें, मुझे देखो ये सब अब इसीलिए अपन ने पहले वो पढ़ा, ठीक है भाई, मुझे पता है कि Cl- से Cl2 में बदलेगा, तो Cl2 इसका वैलेंस फैक्टर लेना है, क्योंकि बात किसकी चल रही है, Cl2 की। तो 0 से कितना आ गया, -1। बेटा 1 का परिवर्तन, 2 के लिए 2 का परिवर्तन। बेटा आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैंने रिडॉक्स पढ़ाया ही इसलिए था कि भैया रिडॉक्स की जरूरत आपको विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पड़ती है, ठीक है बेटा। दो बातें थी समझने की, एक तो ये 2 क्यों आया, आप समझ गए वैलेंस फैक्टर Cl2 का 2 क्यों आया, बोलो। Yes, sir. दूसरा मेरे को ये बताओ, चार्ज के बाद अपन ने 60/100 क्यों किया, Yes, sir. क्योंकि ये धारा क्षमता या आवेश क्षमता कितनी थी, 60%। बोलो समझ गए मेरी बात, Yes, sir. sir. ठीक है। अब देखो इसका दूसरा भाग, दूसरे भाग में इसने आयतन पूछा है। मुझे पता है किसी गैस के मोल का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, तो वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल इंटू 22.4, मोल मात्रा। बट अब ये जो भी x का मान आएगा, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, x इंटू 22.4, ये उत्तर किस में आ जाएगा, लीटर में उत्तर आ जाएगा। आपको आ रही है मेरी बात समझ में, बोलो बेटा। Yes, sir. ठीक है, तो अपन अपनी बात नहीं खत्म करेंगे, अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन, ध्यान से देखना, ठीक है। आपको वो ये कह रहा है, इन प्योर वाटर 9650 कूलम charge is passed at STP anode and cathode, anode and cathode. Total volume of O2 and H2 at STP. ये रिवीजन में लेना, शुद्ध जल के विद्युत अपघटन में, विद्युत अपघटन में H2 व O2 का STP पर कुल आयतन कि Q का मान दे रखा है, Q बराबर 9650 किलो। बेटा आप ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है, पहले तो आपको है ना ये पता होना चाहिए सॉल्यूशन में। बेटा आप ध्यान देना, H2O, बेटा इसमें क्या है, जो कैथोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे सॉरी अपचयन होगा, तो H2O किस में बदलेगा बेटा,
H2 में बदलेगा, H2 गैस मिलेगी। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो H2O किस में बदलेगी, O2 में बदलेगी। ठीक है, आप सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? ठीक है, दोनों गैस मिल रही है। ठीक है, अब मैं दोनों का अलग अलग आयतन निकाल लेता हूँ। मैंने पहले क्या किया, ग्राम तुल्यांक H2 लिया इक्वल टू फैराडे ले लिया। बेटा सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? ठीक, ग्राम तुल्यांक लिया मैंने, ये फॉर्मूला आप ध्यान देना, मैंने ये फॉर्मूला लगाया, मोल इनटू बैलेंस फैक्टर इक्वल टू Q अपॉन 96500। ठीक है, अब मोल की जगह, क्योंकि मैं ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ आयतन लीटर में गैस के लिए ना, सारी बात 22.4। बेटा मोल की जगह ये फॉर्मूला लिख दिया, फिर मैंने बैलेंस फैक्टर लिख दिया, और ये Q अपॉन 96500। आप सुनना मेरी बात ध्यान से। बेटा मेरे को है ना, आप ये बताओ बैलेंस फैक्टर, बेटा हाइड्रोजन का बताओ, 0 से +1 हो रहा है, तो 1 का परिवर्तन है, 2 हाइड्रोजन के लिए 2 का। सबसे पहले बेटा तभी अपन आगे बढ़ेंगे, हाइड्रोजन का बैलेंस फैक्टर 2 आ गया, ये बात समझ गए आप? Yes, sir. Yes, sir. आवेश का मान कितना दे रखा है, 96550, 96500। वॉल्यूम इन लीटर निकालना है मेरे को, ये 22.4 आ जाएगा। बेटा अब केवल गुणा भाग ही तो बच रही है, बोलो। Yes, sir. हाँ सर। अच्छा, अब ध्यान देना बेटा, इसी के अंदर इसका दूसरा भाग करें अपन, तो आप ध्यान देना दूसरे भाग में क्या है, ये थोड़ा सा टिपिकल है बेटा, ये टिपिकल है, मतलब आपको एक बार दूसरे भाग में ध्यान दो। दूसरी गैस कौन सी है, ऑक्सीजन, तो ग्राम तुल्यांक ऑक्सीजन बराबर फैराडे कर दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर फॉर्मूला वापस यही रखा, अगर पहले वाले में समझ में नहीं आया तो दूसरे वाले में देख लो। ठीक है, मोल इनटू बैलेंस फैक्टर, और ये क्या आ गया, Q अपॉन 96500। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, मोल की जगह मैंने फॉर्मूला लिख दिया वॉल्यूम इन लीटर 22.4, बैलेंस फैक्टर ये जगह छोड़ दी, Q की जगह मैंने लिख दिया 9650, ये लिख दिया 96500। बेटा अब मेन बात है बैलेंस फैक्टर, आप देखो यूं समझो, O2 मतलब ये है रिएक्शन H2, 0 से कितना हो रहा है, -2, कितने का परिवर्तन है बेटा, 2 का, लेकिन ऑक्सीजन 2 है, तो बैलेंस फैक्टर 4 आ जाएगा। तो मेन बात यही है बेटा, बैलेंस फैक्टर 4 कैसे आया, आपको आ गई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, नो डाउट थोड़ा सा टफ था, पर आपको देखना वापस। ठीक है, तो मेन कंसेप्ट क्या है, मैंने क्या करा, ग्राम तुल्यांक बराबर फैराडे, बहुत आसानी से होता है बेटा, अदरवाइज आप बुकिश मेथड और इन पे जाओगे उलझते रहोगे, बहुत उलझोगे उसमें। देखो अभी और करेंगे क्वेश्चन इसमें, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 नंबर था, जिसमें मैंने 2 क्वेश्चन कवर कर लिए था। हेलो सर। हाँ बेटा, सर ये क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा सा दिखाए ना। सर ये वाले क्वेश्चन में लास्ट में तो यहाँ पे वॉल्यूम लिखा हुआ है ना, वॉल्यूम ऑफ गैस। हाँ ओके, थैंक यू सर। अब अपन 4th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा ध्यान देना, ठीक है बेटा, मेन कंसेप्ट क्या है, अगर एक की कोई भी क्वांटिटी आपको गिवन है और दूसरे की क्वांटिटी आपसे पूछी गई है, तो बेटा और उसमें अतिरिक्त जानकारी का कोई लेना देना नहीं, तो आप क्या करेंगे, उसमें ग्राम इक्विवेलेंट, जिन दो के बारे में बात कर रहा है, ग्राम इक्विवेलेंट बी, ये फॉर्मूला लगा लें, और ये क्वेश्चन इस तरीके से और भी आसान बन जाता है, अभी आपको आ जाएगी बात समझ में। तो क्वेश्चन क्या है,
इलेक्ट्रोलाइसिस। बट अब क्या है इसमें, देखो इस वाले में क्या होगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ इतनी बड़ी लैंग्वेज, आपको दे रखा होगा 2 या 2 से ज्यादा, क्या है कि कोई दे रखा होगा कि एक में कॉपर सल्फेट है, एक में AgNO3 है, फिर ये कह रहा है कि ये कह रहा है 10 ग्राम, फिर वो बोलेगा 10 एम्पियर की करंट 5 मिनट के लिए अपन ने पास करी, या कुछ और छोटी मोटी जानकारी दे देगा। 10 ग्राम कॉपर इज डिपोजिटेड इन सेम कंडीशन, मतलब बाकी सारी चीजें सेम होंगी, इन सेम कंडीशन, ग्राम ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड। कॉपर इसने दे रखा है आपके पास 63.5 होता है और सिल्वर होता है 108। ठीक, हिंदी में लिखता हूँ, विद्युत अपघटन में 10 ग्राम कॉपर जमा सिल्वर की ग्राम मात्रा। बेटा देखो जहां भी 2 की बात करेगा ना, आपको अभी और भी क्वेश्चन कराऊंगा, ये 10 ग्राम कॉपर दे रखा है और दूसरा सिल्वर की ग्राम मात्रा पूछी। बेटा ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी इसके बाद वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे ही इंपॉर्टेंट है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, अतिरिक्त जानकारी में उसमें परेशान मत होना। 2 की बात कर रहा है, आप क्या करो, ग्राम तुल्यांक कॉपर और ग्राम तुल्यांक किसकी बराबर कर दो, सिल्वर की, ग्राम तुल्यांक सिल्वर। बेटा देखो स्क्रीन पे दिख रहा है, इसकी भी ग्राम की बात है, दूसरे की भी ग्राम की बात है, तो मैंने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, इसके ग्राम बटे में तुल्यांक की बार ले लिया, इसका मैंने ले लिया ग्राम तुल्यांक की बार, इसका भी मैंने क्या ले लिया, ग्राम और तुल्यांक की बार। अब बेटा कॉपर की ग्राम तो 10 हो गए, तुल्यांक की बार, बेटा मुझे ये पता होना चाहिए कॉपर +2 कॉपर से जमा होता है और जो सिल्वर जमा होता है Ag+ से Ag से। ठीक है, इतना तो पता होना चाहिए बेटा ये। ठीक है, तो 63.5/2 हो जाएगा, इसका दे रखा था एटॉमिक वेट 63.5, ये मेरे को निकालना है, x ग्राम हो गया 108/1। बेटा आगे क्या मेरी बात समझ में, अभी कर रहे हैं और भी क्वेश्चन कर रहे हैं इस पे, इस पर्टिकुलर पे। ठीक है, दूसरा देखो ये कह रहा है, देखो ज्यादा होगी लैंग्वेज तो ज्यादा होगी, Mg के 20 ग्राम ये जमा होता है, इसने पूछ ली एल्यूमिनियम के मोल कितने जमा होंगे। ठीक है, अब आपका सॉल्यूशन क्या रहेगा बेटा, आप ध्यान देना, मैंने क्या बताया आपको, जिन 2 की बात कर रहा है इसका ग्राम तुल्यांक एक बार तो सिल्वर Mg का और एक बार ग्राम तुल्यांक किसका बराबर कर लोगे आप, एल्यूमिनियम का। आपको आ रही है मेरी बात समझ में, फॉर्मूले का सिलेक्शन आ गया समझ में। देखो मैग्नीशियम की तो ग्राम मात्रा दे रखी थी, तो ग्राम बटे में क्या ले लो, तुल्यांक की भार ले लो। एल्यूमिनियम की कौन सी मात्रा पूछी है, मोल मात्रा, तो मोल तो क्या ले लो, वैलेंस फैक्टर ले लो। ग्राम मात्रा आ गई आपके पास 20, मैग्नीशियम का आपको पता होना चाहिए +2 से मैग्नीशियम में जमा होता है, एल्यूमिनियम का आपको पता होना चाहिए +3 से इसमें जमा होता है, तो ये 24। अब ये 24 आपके लिए बेटा देखो ये कोई गारंटी नहीं है 1 से 20 का, हो सकता है मैग्नीशियम का परमाणु भार 24 है, एटॉमिक वेट वो दे, हो सकता है भैया नहीं दे, तो 24/2। बेटा जो ये था लिक्विड सॉल्यूशन, विलियन वाला चैप्टर था ना, उसमें शॉर्ट ट्रिक से मैंने याद करवाया हुआ था, याद है आप लोगों को, क्या शॉर्ट ट्रिक थी 9 से 20 में क्या था बेटा, कुछ याद है एटॉमिक वेट याद करने की, सम संख्या में होंगे तो कितने की गुणा कर दोगे, डबल करते जाए, डबल कर देंगे इवन नंबर पे, और ऑड नंबर विषम संख्या में
डबल करने के बाद +1 एक प्लस Plus एक कर ऐड देंगे। कर दोगे। और जो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन है उसमें क्या होता है? उसमें डबल। उसमें डबल करते हैं। डबल लिथियम बेरिलियम बोरोन में क्या करते हैं? सर, उसमें डबल करने के बाद 1 ऐड कर। वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो इन चीजों को देखो, इन छोटी छोटी बातों को केमिस्ट्री में एक दूसरे से लिंक्ड रहती है, तो फटाफट हो जाती है ये चीजें। ठीक है, चलो अब एनी मोल क्वांटिटी निकालनी है x, बैलेंस फैक्टर 3 आ जाएगा। बट आप इसको केवल अपने को क्या करना है, सॉल्व ही तो करना है, बाकी आ गया रिजल्ट। और देखो बेटा, मैं बताता हूँ आपको, ये सब नीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं और इसीलिए ये शॉर्ट ट्रिक की मान के चलो आप। तो जैसे मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन आपको मिल भी जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है हाइड्रोजन गैस मिली इसको एसटीपी पर, ये कह रहा है 224 ml। अब ये कह रहा है तो ग्राम सिल्वर के कितने जमा होंगे, ये था क्वेश्चन। ठीक है, आप ध्यान देना बेटा, सॉल्यूशन मतलब थोड़ी लैंग्वेज ज्यादा होगी, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन दो की बात कर रहा है बेटा, ये बात कर रहा है इसकी, मैंने क्या किया, ग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन का ले लिया, और यहाँ पर क्या फॉर्मूला ले लिया, सिल्वर का भी ग्राम इक्विवेलेंट ले लिया सिल्वर का। अब ध्यान देना बेटा, मुझे पता है ये फॉर्मूला, क्योंकि गैस के आयतन का मुझे पता है, मोल से एक फॉर्मूला निकलता है वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। तो मैंने क्या किया, आप ध्यान देना, पहले फॉर्मूला लगाया मोल इनटू बैलेंस फैक्टर, यहाँ फॉर्मूला लगाया क्योंकि ग्राम मात्रा पूछी बेटा, ग्राम मात्रा, तो यहाँ फॉर्मूला लगाया ग्राम बटे में तुल्यांकी बार। ठीक है, सिल्वर का इसने बाहर दे रखा है 108, दे देगा आपको, निश्चिंत रहना। 20 से ऊपर वाले का वो देता है, आप निश्चिंत रहना। अब मोल की जगह मैंने क्या लिख दिया बेटा, ध्यान देना, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, बैलेंस फैक्टर बेटा H प्लस से हमेशा H2, या फिर ये बनेगा H2O से H2। बेटा वैलेंस फैक्टर हमेशा ये 0 से +1 में बदलता है, तो वैलेंस फैक्टर हमेशा ही 2 आता है इसमें। सुन रहे हो मेरी बात? पहले बताओ, बैलेंस फैक्टर 2 आ गया समझ में? यस सर। ग्राम मात्रा जो आपसे पूछी हुई है वो x ले लिया, और ये 108 अपॉन 1। बेटा क्यों लिया ऐसा, क्योंकि मुझे पता है सिल्वर Ag प्लस से किस में चेंज होता है, Ag में, तो इसका जो 0 से 1 आएगा तो इसका बैलेंस फैक्टर तो 1 ही होगा। बोलो बेटा। ठीक है, अब वॉल्यूम इन लीटर, बेटा वॉल्यूम किस में दे रखा है, ml में दे रखा है, ये भी ध्यान रखना पड़ता है, ml में दे रखा है ना, तो इसको 10 की पावर -3 से गुणा करेंगे। अरे आ रही है बात समझ में? यस सर। ये 22.4 आ गया, 2 आ गया, ये x अपॉन 108 आ गया। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, और देखो बेटा क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन नंबर था बस 3 के बाद 4 नंबर देखो। ठीक है, आपको कह रहा है हाइड्रोजन के 10 लीटर मिले एसटीपी पर। ठीक है, तो ऑक्सीजन के वॉल्यूम इन लीटर कितना होगा, वही एसटीपी पर। बिल्कुल बेटा, ये भी नीट या एम्स में बोल रहा हूँ उसका क्वेश्चन है। आप ध्यान दो, बहुत आसान तरीके से करेंगे बेटा सॉल्यूशन। ध्यान देना कैसे किया मैंने क्या किया, जब भी 2 की बात होगी, उन 2 के मैं क्या करूंगा बेटा, दोनों के ग्राम तुल्यांक बराबर कर देता हूँ। ग्राम तुल्यांक O2, मुझे पता है ये जिस रिएक्शन से बनता है, ये H, ठीक है, मैं यही लिख रहा हूँ, ये जिस रिएक्शन से बनता है ये O2, 0 से -2, 2 का परिवर्तन 2 × 2, इसका वैलेंस फैक्टर 4 आता है, 0 से +1, 1 का परिवर्तन, वैलेंस फैक्टर कितना आता है, 2 आता है। वैलेंस फैक्टर की जरूरत पड़ती है, 1 का वैलेंस फैक्टर 2 और 1 का 4। अरे आ रही है बात समझ में? अब मैंने क्या किया बेटा, ये फॉर्मूला लगाया, मेरे को पता है, मेरे को एक बात पता है, मोल इज इक्वल टू गैस के लिए वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, ये फॉर्मूला होता है। तो पहले मैंने फॉर्मूला लगाया मोल इनटू बैलेंस फैक्टर, इधर भी फॉर्मूला लगाया मोल इनटू बैलेंस फैक्टर,
फिर वॉल्यूम इन लीटर बटे में 22.4 आ गया, ये वैलेंस फैक्टर लिख दिया। फिर यहाँ पर भी वॉल्यूम इन लीटर 22.4 वैलेंस फैक्टर लिख दिया। बेटा मैंने ये काम क्यों किया उसके पीछे रीजन समझना। दोनों तरफ आयतन की बात कर रहा है और दोनों तरफ एसटीपी की बात कर रहा है, तो ये गैस के लिए और एसटीपी के लिए हमेशा फॉर्मूला लगता है। तो मैंने मोल की जगह, बेटा आप समझना बात, मैंने क्या किया, इस मोल की जगह ये लिख दिया, यहाँ भी मोल की जगह ये लिख दिया। अब वॉल्यूम इन लीटर है तो 22.4 तो कट गया, बहुत आसान, सॉरी ये 22.4 कट गया, ये नहीं कटा, 22.4 कट गया, ठीक है 22.4 कट गया। वॉल्यूम इन लीटर, अरे सुनना मेरी बात ध्यान से, हाइड्रोजन का कितना था 10, वैलेंस फैक्टर 2 आ गया, वॉल्यूम इन लीटर निकालना है, इसका वैलेंस फैक्टर 4 आ गया। तो बेटा बिल्कुल आसानी से सॉल्व करने पे 5 लीटर, जहां तक मुझे आइडिया डेटा भी यही थे। तो बेटा ये बिल्कुल सिंपल वे में क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है सर एसटीपी और एनटीपी क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि हम लोग को एग्ज्यूम हाँ। करके चलना है? नहीं दे रखा होगा कि एसटीपी पे है एनटीपी पे है, ठीक है। ठीक है सर। देखो बेटा ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से सॉल्व हुआ आपका, ठीक है। एक और देखो क्वेश्चन, ये कहता है ऐसा, कैलकुलेट द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल कोक, ये निकालना है कूलाम में। बेटा ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। 2 मोल O2 बनाने के लिए आवश्यक कूलाम। सॉल्यूशन देखना बेटा आप इसका, बेटा जिन दो की बात कर रहा है, एक तो O2 की बात कर रहा है, मैंने ले लिया ग्राम इक्विवेलेंट। बेटा अब यहाँ पर आप ध्यान देना बेटा, यहाँ पर आवेश की बात कर रहा है ना, आवेश निकालना है, तो मैंने यहाँ क्या इक्वल कर दिया फैराडे। फिर यहाँ पर मेरे को 2 मोल दे रखे हैं, तो मैंने फॉर्मूला लगाया मोल इनटू वैलेंस फैक्टर। आवेश निकालना है मेरे को कूलाम में, तो कूलाम में आता था Q बटे में 96, ये 96500, ये आ जाएगा 9650। बेटा फॉर्मूले का सिलेक्शन आ गया क्या समझ में, आप देखो और मेरे को बताओ। सर फैराडे का यूज कब कब करना है, बस ये थोड़ा कंफ्यूजन। बेटा फैराडे का यूज तब करना है जब वो कहीं चार्ज वार्ज की वैल्यू दे दे और 2 की बात नहीं करे भाई, ठीक है। ऐसी दिक्कत आएगी नहीं बेटा आपको। भाई जैसे ये बोल देगा ना इतने ग्राम कॉपर जमा हो रहा है तो सिल्वर के ग्राम निकालना, भाई 2 की बात कर दी उसने, एक की दे रखी और दूसरे के पूछे तो दोनों, भाई इसमें ये तो किया नहीं, इसने पूछा ही सीधे फैराडे। अब मान लो जो मैं शुरू के बिल्कुल टॉप के क्वेश्चन पे जाऊं, ठीक है, बिल्कुल शुरू के क्वेश्चन पे जाता हूँ, बिल्कुल शुरू के, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, अब बेटा कॉपर सल्फेट एक ही, इसने ये तो बोला नहीं कि कॉपर के ग्राम पूछे, आप देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो, कॉपर के ग्राम पूछे, लेकिन ये नहीं दे रखा ना कि सिल्वर के कितने जमा हुए थे। अगर मान लो इसी प्रश्न में ही दे देता कि इसी में दे देता कि सिल्वर के 40 ग्राम जमा हो रहे हैं, तो मैं ये बीच में 4 एम्पियर और इसकी जरूरत ही नहीं थी, तब मैं क्या करता, कॉपर के ग्राम तुल्यांक ग्राम इक्विवेलेंट और सिल्वर के बराबर कर देता। वैसे एक और खास बात मैं आपको बताऊं, जो नीट में जेईई मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें तो जब 2 की ग्राम मात्रा की बात करता है तो ये करंट और ये देता ही नहीं है, तो आपका वैसे ही कंफ्यूजन दूर हो जाएगा।
सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? सर बोलो। कुछ कुछ एक्स्ट्रा डिस्ट्रैक्शन के लिए दे देते हैं ना, इसीलिए। हाँ, तो फिर उसके लिए तो फिर मैंने आपको बता ही दिया बेटा। पर मैं श्योर हूं, एक बात के लिए मैं श्योर हूं कि जब आप क्या है, आपको जो डीपीपी मिली हुई है या आपके पास कोई बुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोई क्वेश्चन बैंक है, आप करोगे ना तो आपको लगेगा सर आ गया समझ में, कोई ऐसी कोई भारी समस्या नहीं है। ठीक है, सर अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन। मतलब क्या बात है, आप बताओ क्या चीज? हाँ सर, कई पॉइंट में मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा है कई जगह पे। आप पूछोगे तो बताऊंगा ना बेटा, आप मेरे को बताएं तो सही कौन सी बात। भाई जैसे इन्होंने अभी वेल डिफाइंड क्वेश्चन पूछा था कि सर मेरे को ग्राम तुल्यांक और फैराडे का फॉर्मूला कब लगाना है और दोनों के ग्राम तुल्यांक बराबर कब करना है। हाँ सर, यही मतलब फार्मूला, कौन सा फार्मूला सिलेक्शन करना है, ये हाँ, इसमें मैं प्रॉब्लम। बता देता हूँ आपको बेटा। देखो, जैसे ये फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ, सभी बराबर चलते हुए चलते हैं, ठीक है, ऐसी कोई इश्यू नहीं है। देखो जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है इसने, सिर्फ 1 की ग्राम मात्रा दे रखी है, कॉपर की ग्राम क्वांटिटी के बारे में पूछ रहा है और साथ में करंट और 20 मिनट्स दे रखे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जहां भी मेरे को 4 एम्पियर और 20 मिनट भी लेना है, ये किस में आएगा, फैराडे के फॉर्मूले में आएगा। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? बेटा मैं इसको आसान कर दूं आप लोगों के लिए, आप सुनना मेरी बात ध्यान से। अभी उन्होंने पूछा ना कि डिस्ट्रक्शन के लिए कोई डेटा, मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, आपको वो सिर्फ जेई एडवांस में होता है। आप अगर नीट और जेई मेंस के है ना, तो बेटा आपको वो डेटा ही नहीं देता है, वो तो बोलता है सेम कंडीशन बोल देता है बस। ये मैं क्लियर कर दूं, इसीलिए मैं भी आपको परेशान नहीं कर, जो चीज अपने एग्जाम में आती ही नहीं है अपन परेशान ही नहीं हो। बेटा जहां पर अगर एम्पियर और टाइम दे रखा है ना, तो जहां भी करंट की बात, चार्ज की बात कर लेगा तो वहां फैराडे लेना है, आप तो यूं समझ लो। अब बिल्कुल आसान कर देता हूँ, बोलो बेटा। यस सर। Yes, sir. आप निश्चिंत रहो बेटा, आप इसके लिए ना आप कर लेना। आपको जो डीपीपी मिली हुई है, जो मिला हुआ है, भाई जहां भी एम्पियर की, टाइम की, चार्ज की बात आ गई, जैसे यहाँ पर भी किसकी बात आ गई, चार्ज की बात आ गई, तो आप क्या करेंगे, फैराडे लगा दो। अब देखो, देखते जाओ, आप देखते जाओ बेटा, यहाँ चार्ज की बात आ गई, फैराडे लगा दो। ठीक है, 3rd नंबर। 4th नंबर पे आते हैं बेटा, ठीक है, 5th पे आते हैं बेटा, कहीं चार्ज की, और ऐसे क्वेश्चन में वो चार्ज नहीं देगा, वो बोलेगा या तो वो सेम कंडीशन बोलेगा या आपको बोलेगा कि श्रेणी क्रम में जमा है। लेकिन जिन जहां भी 10 ग्राम और 2 की बात आ गई, मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, आप निश्चिंत रहो बेटा। तो आपने क्या किया, कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, दोनों के क्या इक्वल कर दो बेटा, दोनों के ग्राम इक्वल इक्वल कर दो। ठीक है, यहाँ पर 1 की ग्राम मात्रा, दूसरे की मोल पूछिए, दोनों के ग्राम इक्वल इक्वल कर दो। यहाँ पर भी वही बात है, दोनों के, एक का वॉल्यूम दे रखा है, एक की कहीं करंट का कहीं उसका नहीं है, दोनों के ग्राम तुल्यांक बराबर कर दो। यहाँ पर भी यही है। यहाँ पर देखो चार्ज रिक्वायर्ड पूछ ही लिया है इसने, तो फिर फैराडे इक्वल कर दो, फैराडे के इक्वल कर दो। आ रही है बेटा बात समझे? और मैं ऐसा को टालने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप निश्चिंत रहना बेटा। ठीक है, और वैसे तो मैं इस बात के लिए भी श्योर हूँ, डिस्ट्रक्शन के लिए कोई अतिरिक्त डेटा भी दे दे तो भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आती बेटा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ठीक है, यस सर। ठीक है, इसी में बेटा एक क्वेश्चन और करेंगे, के बाद 6 नंबर आता है बेटा। ये ऐसा क्वेश्चन भी है, K2Cr2O7, इसके 2 मोल दे रखे हैं, ये बदल रहा है क्रोमियम +3 में। इसने फिर यही पूछा है, चार्ज रिक्वायर्ड, इस परिवर्तन के लिए आवेश निकालना है आपको कूलम में बेटा। ये ठीक है, तो बेटा अपन कैसे निकालेंगे आवेश कूलम में, सॉल्यूशन देखो बेटा। मैं आपको ये क्लियर कर दूं, आप कई बार सोचोगे सर प्रोडक्ट का, जिसकी मात्रा दे रखी है ना, 2 मोल किसके दे रखे हैं, K2Cr2O7 के, तो आप उसी के ग्राम तुल्यांक K2Cr2O7 इक्वल टू क्या कर दो, फैराडे। फैराडे क्यों किया, इसने आवेश की आवेश मात्रा, Faraday. चार्ज। ठीक है। अब ग्राम तुल्यांक में मोल मात्रा दे रखी है तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा,
मोल मोल इनटू into valence वैलेंस factor. फैक्टर, और यहाँ पर आवेश Q अपॉन कितना आ जाएगा 96500। बोलो बेटा, मोल मात्रा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से बेटा, मोल मात्रा, ये 2 मोल दे रखा है। वैलेंस फैक्टर बेटा ये किसी और चैप्टर में अपन ने रिडॉक्स में पढ़ा था। हाँ वेरी गुड, 6 का। याद आ गया बेटा 6। वैसे तो कैलकुलेट कर ही सकते हो यस सर। बेटा। देखो K2Cr2O7 जब क्रोमियम +3 में चेंज होगा तो क्रोमियम का +6 से +3 3 का चेंज है, 3 का चेंज है, लेकिन 2 क्रोमियम के लिए टोटल 6 का चेंज आ जाएगा। यही इसका वैलेंस फैक्टर होगा। आ रही है मेरी बात समझ में? बोलो बेटा, Yes sir. ठीक है ना? बेटा अब ये एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं है ना रिपीट नहीं करूंगा बेटा, ये है ना क्वेश्चन तो देखो जेईई एडवांस का है, एडवांस का, ठीक है मेरे को पर्सनली काफी इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है। आप एक बार जरूर देखना, क्योंकि ये ऑर्गेनिक में रिएक्शन भी होती है। C6H5NO2 इसके कैटालाइटिक रिडक्शन, ठीक है, इसके इलेक्ट्रोलाइटिक विद्युत अपघटनी अपचयन, विद्युत अपघटन से ये कहता है C6H5NH2 बनता है, ठीक। इसका आता है, एक मिनट ये आ गया, एक बार मुझे सम करने दो। 77 ये कहता है ये 12.3 ग्राम है। तो ये क्यूब का चार्ज की वैल्यू पूछी है इसने कूलाम में। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन चल रहे हैं ना बेटा, वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। पर इसमें खास बात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। खास बात क्या है वो सुनना मेरी बात ध्यान से बेटा, ठीक है। मोल में कन्वर्ट करेंगे। हाँ नहीं, मोल में नहीं, इसमें मेन बात ये है कि स्टूडेंट को है ना इसका वैलेंस फैक्टर, अब देखो कोई बताएगा तो बता दो। C6H5 प्लस और NO2 माइनस होता है, ये भी C6H5 प्लस और NH2 माइनस होता है। बेटा देखो इसमें बाकियों के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं आता, NO2 माइनस से देखें यहाँ पर, और यहाँ पर भी ये NH2 माइनस से। तो बेटा नाइट्रोजन में ही चेंज आता है केवल, और नाइट्रोजन का X माइनस 4 इक्वल टू -1, यहाँ +3 आता है, X प्लस 2 इज इक्वल टू -1, X इज इक्वल टू +3 से -3, तो वैलेंस फैक्टर कितना आ जाएगा 6। वेरी गुड, बस यही है बेटा। बहुत सारे स्टूडेंट इसका वैलेंस फैक्टर नहीं निकाल पाते हैं, बाकी कोई समस्या नहीं है। बाकी तो फॉर्मूला यही लगना है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। देखो बाकी फॉर्मूला यही लगना है, ग्राम तुल्यांक C6H5NO2 इक्वल टू फैराडे, क्योंकि इसने आवेश पूछा है बेटा, F आवेश चार्ज पूछा है इसने कूलाम में। तो बेटा मैंने फॉर्मूला लगा दिया ग्राम बटे में तुल्यांकी बार, और यहाँ फॉर्मूला लगा दिया Q/96500। बेटा ग्राम मात्रा तो आ गई 12.3, डेटा भी उसने यही दे रखा था बेटा, ताकि इजीली कैलकुलेट हो जाए। इसका मॉलिक्यूलर वेट जब सम करेंगे तो 123 आता है, फिर Q/ कितना आ जाएगा 96500। आपको आ रही है मेरी बात समझ? ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। तो बेटा आज हो गया है टाइम, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एक बार सम अप कर दूं। अब है ना अपन, मैं ये भी बता दूं, ठीक है। अब जैसे इसके बाद कल अपन पार्ट सी पढ़ेंगे इसका, जिसमें होता है विद्युत अपघटनी चालकता, कंडक्टेंस होती है ना बेटा, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? Yes sir. ठीक है। Yes, और sir. ये भी मैं बता दूं बेटा, पार्ट सी पार्ट डी होगा इसके बाद। तो पार्ट सी और पार्ट डी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। फॉर्मूले लेकिन ज्यादा है बेटा, उसमें फॉर्मूले ज्यादा है, ठीक है ना। सर थोड़ा सा नीचे करो ना एक बार। अच्छा 123/6 नहीं किया,
ओके ओके, हाँ ये 6 भी आएगा। अरे आ गई बात समझ में? हाँ सर, तभी तो उसको बोली कि वापिस करो। हाँ हाँ ओके ओके हाँ हो गया, थैंक यू। ठीक है। बेटा सर है इस ना, बार देखो ये चैप्टर में शुरू से बोल रहा हूँ, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, लेंदी भी है, रोज रोज पढ़ना है। और मैं कल जो बताया था उससे आज का भी रिलेशन है। ये अगर जैसे कॉपर +2 से कॉपर बनेगा, यही नहीं पता होगा ना, तो फिर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे बेटा, आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। पर न्यूमेरिकल में मैं एक काम करूं बेटा, ये वाला इसमें काम में ही नहीं लेना है, इस वाले चैप्टर में मैं इसको हटा ही दूं ना, n × VML और 1000 को, क्यों अपन कंफ्यूज हो? ठीक है। सर हाँ सर पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा ना, कल हाँ तक भी बेटा, नहीं आ। एक्चुअली में क्या है इसमें है ना, मैं आज करता हूँ, थोड़ा सा है ना कुछ सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, वो PDF हाथों हाथ ही, आपको पता है मैं तो हाथों हाथ ही भेज देता हूँ। ठीक है, यस कल जनरेट नहीं हुई थी, बाकी तो मैं हाथों हाथ ही भेज देता हूँ। मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है इसकी PDF। ओके सर। ठीक है हाँ, तो इसीलिए हेलो कल सर। वाली नहीं मिली, कल और आज दोनों भेज दूंगा, आप निश्चिंत रहो। ओके सर। सर हाँ सर इस बार टेस्ट में कौन कौन सा चैप्टर दे रहे हो आप? टेस्ट में बेटा एक तो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लो आप। अब कब है आप लोगों का प्रैक्टिस टेस्ट है क्या अभी? नहीं सर, मेन टेस्ट है संडे को। संडे को मेन टेस्ट है, तो प्रैक्टिस में तो आपको सिर्फ रिडॉक्स ही करवाया था ना मैंने। यस सर। यस सर। अच्छा बेटा, अपन मैं कल बता दूं आप लोग, मतलब वो रिडॉक्स तो आएगा ही, ये मान लो आप। ओके सर। मैं कल बता देता हूँ कि भाई ये चैप्टर तो नहीं आएगा, ये तो मैं बता देता हूँ, आएगा तो भी केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य आएगा। ओके सर। ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो बेटा चलो ठीक है, आज इसको पढ़ना आप, थोड़ा सा कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल पार्ट है, देखना इसको आप। ठीक है चलो बाय बाबा। सर। हाँ ओके बाय बेटा। सर। हाँ बाय बेटा।